हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 15। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि दैनिक जीवन में हर कोई व्यक्ति इसको देखता है, महसूस करता है चारों तरफ, गर्मी के दिनों में विशेषकर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है वो सबसे पहले समझने का प्रयास करो। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, रे डायग्राम से ही इसको समझना है। मतलब इसकी डेफिनेशंस वगैरह पहले रे डायग्राम समझो, उसके बाद में ही इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसका नाम में आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम में आ रहा है परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, नाम में इसके में रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन नहीं है। भले ही नाम में इसके में ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन नहीं है। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन है। भले ही इसके नाम में परावर्तन आ रहा है, भले इसके नाम में परावर्तन आ रहा है, लेकिन ये परावर्तन नहीं है, ये क्या है, अपवर्तन। भाई अपवर्तन है तो नाम में परावर्तन क्यों? क्योंकि ये घटना है अपवर्तन लेकिन दिखती परावर्तन की तरह, इसलिए इसका नाम आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहली बात तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब कोई प्रकाश किरण, पूर्णांतरिक परावर्तन होने की शर्त में थोड़ी सी पहले बता रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण सघन से चलकर विरल में जाती है, केवल और केवल तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। जब विरल से सघन में जाएगी तो कभी भी पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो। मान के चलो ये ऐसी सरफेस है जो अलग कर रही है सघन और विरल माध्यम को, ये ऐसी सरफेस है, ठीक है। नीचे वाला जो माध्यम है वो माध्यम है सघन, नीचे वाला सघन माध्यम है, और इसके ऊपर वाला माध्यम है विरल। नीचे वाला सघन माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम, ये डिवाइडिंग सरफेस है या रिफ्रैक्टिव सरफेस भी इसको हम कह सकते हैं। देखो, यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स मैं रख देता हूं, इस जगह पे कोई लाइट सोर्स है S। अब इस लाइट सोर्स से मान के चलो, इस लाइट सोर्स से थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, इस लाइट सोर्स से एक लाइट रे यहां पे जाके इंसिडेंट होती है, यहां आपतित होती है। दूसरी लाइट रे यहां पे आपतित होती है, थोड़ा सा आगे। तीसरी लाइट रे और थोड़ा सा आगे आपतित होती है। चौथी लाइट रे इससे और थोड़ा सा आगे की ओर आपतित हो रही है। ये 4 लाइट रे हैं जो कि इस पर आपतित हो रही हैं एक ही पॉइंट से। एक ही पॉइंट से क्यों ली? क्योंकि ये समझने में हमारी हेल्प करेंगी। ये देखो, अब आगे कैसे जाएगी? यहां तक तो ये ऐसे पहुंच गई क्योंकि नीचे सघन माध्यम है। सघन माध्यम में मैं इसके जैसे कि बॉर्डर बना देता हूं, ये पूरा सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम में से यहां तक तो पहुंच गई ये, लेकिन अब यहां से आगे क्या, यहां से आगे कैसे जाएंगी? तो इस चीज को समझने के लिए हम अभिलंब बनाएंगे। देखो, अपवर्तन परावर्तन को अगर ढंग से पढ़ना है तो अभिलंब बनाना सीख लो अच्छे से। इसके लिए अभिलंब तल के लंबवत काल्पनिक अक्ष अभिलंब होती है, इसका अभिलंब ये हमने बना दिया। इसका अभिलंब ऐसे होगा, सबका अभिलंब बनाओ सबसे पहले तो। इसके बाद में इसका अभिलंब ऐसे होगा, तल के लंबवत काल्पनिक अक्ष। इसका अभिलंब कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने चारों के अभिलंब बना दिए, नॉर्मल बना दिए, ठीक है। अब देखो, यहां तक पहुंचने के बाद आगे ये लाइट रे कैसे जाएगी इसको समझो। यहां पे ये वाला आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मान लेता हूं मैं इसको, I1। यहां पे ये वाला आपतन कोण है I2, ये वाला आपतन कोण है I2। यहां से ये लाइट रे इस सीध में आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है, इसकी रियल डायरेक्शन ये है। लेकिन जैसे ही सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे चली जाएगी। ये वाली जो लाइट रे है वो ऐसे आ रही है, और जो लाइट रे ऐसे आ रही है वो अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हटने के बाद ऐसे हट जाएगी। अब चलते हैं तीसरी वाली लाइट रे पे। इसका आपतन कोण अभी लिखेंगे, जैसे अभी तो I लिख देता हूं मैं I। तो गौर से पहली और दूसरी
फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अंदर एक चीज पे गौर करें कि अभी लाइट रे ऐसे है जब आपतन कोण कम है, आपतन कोण थोड़ा सा और बढ़ाया तो लाइट रे और थोड़ी सी नीचे की ओर झुक गई। यहां पे ये वाला जो एंगल है ये है R1 अपवर्तन कोण है, ये वाला एंगल है R2। अब गौर से देखो, यदि मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊं तो ये भी नीचे की तरफ झुकती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये झुकते झुकते बिल्कुल इसके समांतर हो जाएगी। तो ये तीसरी स्थिति ऐसी है, माना कि इस कोण पर जाकर आपतन कोण के इस मान पर अपवर्तित किरण इस तरीके से झुक जाती है, इसके समांतर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। R बराबर 90 डिग्री। R बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे पता चला देख लो कि ये अभिलंब, ये अपवर्तित किरण दोनों के बीच, भाई ये अभिलंब है, तल के लंबवत होती है और तल के समांतर ये है, तो ये तल ही हो गया। तल और अपवर्तित किरण की डायरेक्शन सेम हो गई और हमें पता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच 90 डिग्री कोण है, तो ये R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथी कंडीशन पे। ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4। अच्छा, कंडीशन नंबर 3 में एक चीज समझो, इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और IC से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रांतिक कोण। और किससे व्यक्त करते हैं? IC से, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल, IC, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल पे तो ये 90 डिग्री पे हो चुकी है, मतलब ये इसके समांतर हो चुकी है। अब यदि यहां पे गौर से देखो, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, आपतन कोण का मान, आगे जाने पर ये कम है, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये और बढ़ गया, तो ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर देन है IC से। तो यहां पे अब तक झुकती आई और बिल्कुल ऐसी हो गई, यहां ऐसे, फिर थोड़ी और झुकी, फिर झुकते झुकते ऐसे हो गई, अब और नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यहां से ये लाइट रे ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगी और नीचे की तरफ झुकेगी। तो ये जो घटना है ना, पहली घटना अपवर्तन दिख रही है, दूसरी घटना अपवर्तन दिख रही है, तीसरी घटना को अपवर्तन लगभग अपवर्तन मान सकते हैं, चौथी घटना अपवर्तन तो है, खैर क्योंकि अपवर्तन ही तो पढ़ रहे हैं हम, अपवर्तन ही है, लेकिन यहां पे दिख अपवर्तन की तरह नहीं रही है, वो दिख किसकी तरह रही है? परावर्तन की तरह। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहां क्या पहली घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ? नहीं। दूसरी घटना में हुआ? नहीं। तीसरी घटना में? नहीं। चौथी घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है क्या? तो इसका जवाब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल 4 नंबर की घटना में हुआ है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी क्या है? कि क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? अधिक। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसमें अपवर्तन कोण कौन सा होगा? तो अपवर्तन कोण है ये वाला, और इसमें R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो यहीं तक हो गया था, 90 तो ये यहीं तक हो जाएगा, ये इससे ज्यादा है, तो R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। किस कंडीशन में? TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में। अब तुमको इस टॉपिक को लिखना कैसे है? तो मैं बोल रहा हूं, तुम वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद पहला पॉइंट लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये पहला पॉइंट है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, तो वह अविलंब से दूर हटती है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, इस कारण अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह की ओर झुकना प्रारंभ हो जाती है या झुकना प्रारंभ कर देती है। यह दूसरा पॉइंट है। इसको लिखने के बाद तीसरा पॉइंट, यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें देखो, तीसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अंडरलाइन करनी है क्रांतिक कोण को। यदि आपतन कोण का मान, ऐसे मानो कि आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अब तीसरा पॉइंट लिखें, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, पहली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह के समांतर हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो दो लैंग्वेजों में से कोई सी भी चूज कर सकते हो। आपतन कोण का वह मान जिस पर
अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए या आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह के समांतर हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। ये क्रांतिक कोण को अंडरलाइन कर दें। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करेगा चौथा पॉइंट। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, अर्थात आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराकर उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 4 पॉइंट इसमें लिख लें, ये चारों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद में अगली हेडिंग लगाओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। तो इसकी 2 शर्तें हैं भैया, ये दोनों शर्तें याद रखें अच्छे तरीके से। पहली शर्त कि प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल की ओर जानी चाहिए। प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल की ओर जानी चाहिए। इसके बाद में दूसरा, नंबर 2, हमेशा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मतलब यह है कि हमेशा आप जो आपतित किरण है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होनी चाहिए। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और यहां पे जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो बेसिक परिभाषा है वो यहां से आ जाएगी। अब हम, ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर किसी भी पदार्थ का क्रांतिक कोण कैसे निकालें। तो देखो, क्रांतिक कोण की गणना, एक छोटा सा डेरिवेशन है इसमें। क्रांतिक कोण की गणना, क्रांतिक कोण की गणना और क्रांतिक कोण की जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो कैसे करेंगे? मतलब ये पानी है, बाहर वायु है, तो क्रांतिक कोण कितना होगा? यहां पे कांच है और बाहर वायु है, तो क्रांतिक कोण कितना होगा? ऐसे किसी भी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण हम निकालेंगे। इस फॉर्मूले से निकलेगा। देखो, क्रांतिक कोण ये है, जैसे मान के चलो यहां पर ये तो सघन माध्यम है और सघन माध्यम में से कोई प्रकाश की किरण चलती है। सघन माध्यम में से कोई प्रकाश की किरण चलती है, ऐसे ये प्रकाश किरण जाएगी, ये क्रांतिक कोण पर आपतित होगी और यहां से ऐसे चली जाएगी। ऐसी स्थिति में कोण क्रांतिक कोण होगा और R बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये ठोस माध्यम है या जो भी कहो, सघन माध्यम है। ठोस तो क्या, सघन। ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। ये रेरर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है। इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं μ1 और इसका अपवर्तनांक मान लेता हूं μ2। इसका अपवर्तनांक μ1 और इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया मैंने? μ2। अगर बाहर एयर है तो एयर के लिए μ1 बराबर 1, ये ग्लास है तो μ2 बराबर 1.5 या 3/2, और अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो 4/3 यानी कि 1.33। अब आगे समझो, देखो फॉर्मूला निकालते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम मैंने तुमको याद दिला दिया है, याद दिला देता हूं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। देखो, μ2 इंटू साइन आई बराबर, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग μ2 से जा रही है, μ2 में आप कौन सा है? I, और μ1 में कौन सा है? R। μ1 इंटू साइन R। देखो, जब R बराबर 90 डिग्री हो तो I बराबर होगा IC, और I बराबर IC होगा तो μ2 इंटू साइन IC बराबर μ1 इंटू साइन 90। यहाँ से केवल μ1 बचा, हमको निकालना क्या था? IC। तो साइन
आई सी बराबर μ1 अपॉन में μ2, साइन आई सी बराबर μ1 अपॉन में μ2। ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम आई सी ही निकालना चाहते हैं तो इन्वर्स में ले जाओ साइन को उधर, आई सी बराबर साइन इनवर्स μ1 अपॉन में μ2। ये आई सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब इसमें एक चीज याद रखें, यहां यदि, चलो ऐसे लिख दो, यदि बाह्य माध्यम, यदि बाह्य माध्यम वायु हो, यदि बाह्य माध्यम वायु हो तो μ1 बराबर हो जाएगा 1। बाह्य माध्यम यदि वायु है तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और μ1 बराबर 1 होगा आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन में μ2। यहां μ2 क्या है, μ2 है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। μ2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से हम किसी भी माध्यम का क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। चलो मैं इसका एक आध न्यूमेरिकल करवा देता हूं कि किसी भी माध्यम का क्रांतिक कोण कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कांच के लिए वायु के सापेक्ष, कांच के लिए वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण ज्ञात करो। क्रांतिक कोण ज्ञात करो। कांच के लिए वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण ज्ञात करो। तो क्रांतिक कोण किसके लिए निकालना है, कांच के लिए। किसके सापेक्ष निकालना है, वायु के सापेक्ष। और वायु के सापेक्ष निकालना है तो μ1 बराबर 1, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहां μ1 बराबर है 1 वायु के सापेक्ष है, μ2 बराबर है 3/2 या 1.5 भी इसको हम कह सकते हैं। IC बराबर, सूत्र लगा दो सीधा, साइन इनवर्स 1/μ2 1.5, और इसको सॉल्व कर लेना। IC लगभग बराबर 42 डिग्री। IC लगभग बराबर कितना आ जाएगा, 42 डिग्री। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना आया, 42 डिग्री। कब, जब बाह्य माध्यम क्या हो, वायु। देखो अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिया जाए, क्वेश्चन वही है, कांच के लिए पानी के सापेक्ष क्रिटिकल एंगल निकालिए। कांच के लिए पानी के सापेक्ष क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे μ1 तो क्या है, पानी 4/3 वाटर, μ2 बराबर क्या है 1.5 यानी कि 3/2, और IC बराबर कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला या फिर ये वाला, पहले वाला लगेगा क्योंकि उसमें वो फॉर्मूला कंडीशनल है, जब बार वाला माध्यम मीडियम क्या हो, एयर। IC बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे μ1 कितना है, μ1 4/3 के बटे में 3/2। अब मुझे नहीं लगता मुझे कराने की जरूरत है आगे ये क्वेश्चन। IC बराबर साइन इनवर्स, देखो 2 पर पहुंच जाएगा 8/9, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी एंगल आएगा 42 से ज़्यादा आएगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें 42 है तो 42 से ज़्यादा आएगा, लगभग 80 के आसपास कुछ आएगा, देख लेना 78 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 42 से ज़्यादा आएगा पर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब हम कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। बोर्ड पे 3 सवाल दिए हुए हैं और तीनों सवाल कुछ इस प्रकार हैं कि इनमें इंसिडेंट रे हमको दे रखी है और हमको ये बताना है कि ये आगे का पाथ क्या होगा, मतलब किस तरीके से ये इसमें से निकल के जाएगी, वो हमको पता करना है। मतलब यहाँ तक ऐसे आ रही है, आगे कैसे जाएगी, कुछ एंगल वगैरह भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले ये करो, देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री, ये 45, तो हमें पता है ये भी 45 ही होगा, 45 90 90 180, ठीक है।
अब इसमें ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री, और इसमें ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। और सभी के सभी ये जो हैं ग्लास से बने हुए हैं, जितनी भी ये ट्रायंगल शेप बने हुए हैं ये सभी के सभी ग्लास से बने हुए हैं, और इनके बाहर कौन सा मीडियम है वो दिया नहीं है। इसका मतलब इसके बाहर जो मीडियम है एयर है, इसके बाहर भी एयर है, इसके बाहर भी एयर है, चारों तरफ एयर में 3 ग्लास के इस तरीके से ट्रायंगल रखे हुए हैं, और प्रिज्म टाइप के हैं। एक विशेष प्रकार के प्रिज्म होते हैं, इनको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी ऐसे ही बनता है। देखो सबसे पहले ये सवाल देख लो और पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि आगे किस तरीके से जाएंगे। लाइट रे यहां तक ऐसे आ रही है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, मतलब ये जो किरण है यहां तक ऐसे आई, आगे कैसे जाएगी ये हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो ये लंबवत आ रही है तो अभिलंब भी यहां ऐसे ही बनेगा, अगर अभिलंब बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। ये अभिलंब के समांतर आती है तो 0 डिग्री पे आ रही है, और 0 डिग्री पे जो आएगी इसकी स्पीड भले ही कम होती है लेकिन जाएगी इसी सीध में आगे, यहां तक ऐसे जाएगी ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी इसी तरीके से ये सीधी चली जाएगी। इसके बाद में देखो ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, और 90 होगा, ये एंगल बताओ कितना आया 45, 90 तो ये कितना आ गया 45 आ गया। अब इस जगह पे अभिलंब बनाते हैं, इस जगह पे अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब होता है हमेशा तल के लंबवत, तो देखो ये मैंने अभिलंब बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बन गया। अब आगे कैसे जाएगी उसका पता लगाते हैं। सबसे पहले ये देखो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण 45 डिग्री। यहां पे आके थोड़ा सा रुकेंगे। अभी अभी हमने निकाला था गिलास अगर एयर में रखा हो तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कितना होता है 42 डिग्री। अगर 42 से ज्यादा पे भी आपतित कराएंगे तो भी इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी देखो यहां पे आपतन कोण 45 डिग्री आया। अगर आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री या 42 डिग्री या 42 से ज्यादा हो तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और इससे कम हो तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो यहां बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन होगा क्या, आपतन कोण 45 डिग्री है तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो अभिलंब से जितने कोण पाई उतने ही कोण पे चली जाएगी, मतलब ये इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से जाएगी। तो ये वाला जो कोण है ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से जाने के बाद आगे ये कैसे पहुंचेगी, बिल्कुल 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री पे पहुंचेगी। इसका पता हमको कैसे चला, पता ऐसे चला, देखो ये 45 ये 45 ये 45 तो ये भी 45, ये 45 है। यहां पे ये लाइट रे सीधी आ रही है, देखो ऐसे, ये 45 ये 45 तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आएगी तो सीधी ही चली जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी ही गुजर जाएगी। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हमने। किरण ऐसे आ रही है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पे आपतित हुई तो कितने डिग्री कोण पे जाएगी हमको ये निकालना था। तो यहाँ पे निर्गत कोण अगर तुमसे पूछ ले तो निर्गत कोण ई बराबर कितने डिग्री होगा, निर्गत कोण होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री से अपवर्तन हुआ है इसका पूर्णांतरिक परावर्तन। पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखो, आपतन कोण सेम वही है, बस यहां से आएगी और सीधी चलती चली जाएगी और आगे जाके यहां टकराएगी। पहले तो ये ऐसे टकराएगी, यहां पर टकरा चुकी है। देखो ये वाला कोण 90 तो ये भी 90, इधर वाला कोण 30 तो ये वाला कोण 60 डिग्री। अब ध्यान देना, सबसे पहले इसका अभिलंब बनाते हैं। तो अभिलंब तल के लंबवत, इस तल पे आपतित हो रही है तो इसके लंबवत अभिलंब बनाया। ये देखो तल के लंबवत अभिलंब बना दिया, ये अभिलंब बन गया। मुझे एक बात बताओ, ये वाला कोण 60 डिग्री है तो इसके नीचे वाला कोण कितने डिग्री होगा, ये वाला कोण होगा 30 डिग्री, क्योंकि तल और इसके बीच में 90 डिग्री कोण होता है। अभिलंब का मतलब ही क्या है, तल के लंबवत, तो ये तल ये इसके लंबवत, तो ये वाला 90 डिग्री 60 ये 30। अब
यहां से आगे लाइट रे का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा या नहीं होगा ये चेक करो। देखो 30 डिग्री पे आ रही है और कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाने का प्रयास कर रही है और 30 डिग्री पे आपतित हुई। जब 30 डिग्री पे आपतित हुई है, जबकि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, कांच और वायु माध्यम के लिए कितना होता है 42 डिग्री, या उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। कम से कम कितना होना चाहिए 42। ये 30 है तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा क्या, नहीं होगा। और पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा तो ये इंसिडेंट अपवर्तन की तरह लिया जाएगा, और अपवर्तन की तरह लेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये प्रकाश किरण ऐसे जानी थी, ऐसे जा रही है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है, ऐसे जा रही है, लेकिन यहां पे कैसा माध्यम है, सघन, और बाहर कैसा माध्यम है, विरल। सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, तो ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट के नीचे की तरफ चली जाएगी, तो ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी। यहां पे ये वाला कोण है R, निर्गत कोण मान सकते हैं, अपवर्तन कोण R, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। अगर किसी सवाल में R का मान पूछ ले तो R का मान कैसे निकालोगे, देखो वही स्नेल के नियम से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल का नियम इस वाली सरफेस के लिए, तो यहां पे आपतन कोण 30 डिग्री है, इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं μ2 और बाहर वाले का मान लेता हूं μ1। तो फॉर्मूला ये कहता है μ2 इंटू साइन 30 बराबर μ1 इंटू साइन R। μ1 μ2 दोनों पता है, μ1 एयर है तो 1 और μ2 1.5, तो यहां से साइन R बराबर μ2 की वैल्यू 1.5 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन R बराबर, इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं, R बराबर साइन इनवर्स 3/4। इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो आगे निकाल लेना इसका कैलकुलेशन से, बाकी आंसर यही है। अब हम, ये सवाल हो गया, इस वाले सवाल पे आते हैं। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराई है, आगे कैसे जाएगी, तो आगे जाने के लिए देखो ये लाइट रे सेम 90 डिग्री पर आ रही है, स्पीड कम होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो यहां पे आके आपतित हुई। ये प्रकाश किरण यहां से सीधी ऐसे आ जाएगी। जब ये ऐसे प्रकाश किरण आपतित हुई तो आपतन कोण पता करो, ये वाला 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा बताओ, ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री, 30 90 90 180। अब इस सतह पे आइए, तो जिस सतह पे आइए वहां अविलंब बनाओ। अविलंब, यहां पे अविलंब हमने ये बना दिया, ये अविलंब बना दिया तल के लंबवत। आगे कैसे जाएगी, अविलंब के लिए कोण भी लिख दो। ये वाला कोण कितने डिग्री होगा बताओ, ये वाला कोण पूरा तल अविलंब 90 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री, 30 60 90। यहां से ऐसे आई, आपतन कोण कितने डिग्री है बताओ, आपतन कोण है 60 डिग्री। प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, देखो ये सघन है, इधर विरल है, सघन से विरल की ओर जा रही है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो अविलंब के साथ जितने कोण पाइए उतने कोण पे पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगी, मतलब ये प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण पे कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये वाला कोण भी कितना होगा 60 डिग्री, ऐसे चली जाएगी। अब आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर अविलंब बनाएंगे इसका। यहां पे फिर से एक नॉर्मल बनाया, ये अविलंब बना दिया। अब फिर से कोण चेक करो, देखो ये वाला कोण 30 60 है, तो इधर वाला कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये 90, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया तो इसके ऊपर वाला कितना आएगा, ये वाला कोण 30 डिग्री। तो आपतन कोण कितने डिग्री है बताओ, 30 डिग्री क्या। और प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जा रही है, ये सघन से विरल की ओर जा रही है, लेकिन आपतन कोण का मान 42 डिग्री से कम है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, केवल अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जा रही है, तो अविलंब से दूर हटेगी, पास आएगी, अविलंब से दूर हटेगी, और अविलंब से दूर हटेगी तो प्रकाश किरण एक्चुअल में ऐसे जा रही है, अविलंब से दूर हटेगी, तो अविलंब से, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हटके कुछ इस तरीके से बाहर जाएगी। ये वाला कोण निर्गत कोण या अपवर्तन कोण बाहर की तरफ आएगा, और R का मान निकालना मैंने तुमको यहां पे सिखा दिया है, चाहो तो R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका पाथ ऐसा, इसका ऐसा और उसका ऐसा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं और आज की वीडियो में फिर इतना ही।
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन है कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो डायग्राम में बना देता हूं। इस टाइप का कोई प्रिज्म है, प्रिज्म या फिर कोई ट्रायंगल के जैसा कोई सॉलिड शेप है जो कि ग्लास का बना हुआ है, जो कि किसका बना हुआ है, ग्लास, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, मतलब इसका अपवर्तनांक कितना है, √2। अब इसके बाहर की साइड में ये लिक्विड में पूरी तरह डूबा हुआ है, पूरी तरह किस में डूबा हुआ है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड मैं बना देता हूं यहां पे ऐसे, ये लिक्विड में डूबा हुआ है, सॉलिड ग्लास का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक कितना है, √2। √2 कितना होता है, 1.414। मुझे एक बात बताओ, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। जरूरी नहीं है हर कांच का 1.5 हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है अलग अलग टाइप के कांच के लिए। अब इस पे एक लाइट रे आपतित हो रही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ऐसे एक लाइट रे आपतित हो रही है इस पे, ये 90 डिग्री पे आ रही है यहां ये, और आपतित होने के बाद वो ऐसे चली जा रही है, ऐसे वो लाइट रे जा रही है। अब हमको बताना है जो बाहर की साइड में ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये हमको बताना है। तो देखो इस अंदर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेता हूं मैं, और μ2 बराबर है, मान के चलो कितना, μ2 बराबर √2 दिया है, और इसको मैं मान लेता हूं μ1, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल के लिए देखो अभी मैंने बताया उस हिसाब से, अभी जो बताया अकॉर्डिंग उसके, ये जो लाइट रे है ऐसे आ रही है, ऐसे आई, जहां यहां पे आके टकराई तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा, सवाल में तुमको एंगल जरूर देगा, और एंगल नहीं दिए तो सवाल नहीं होगा विदाउट एंगल। सवाल में एंगल ऐसे ही कुछ, ये वाला 60, तीनों 60 डिग्री के एंगल है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल दे दिए। ये अविलंब बना दिया हमने, और अविलंब बनाने के, सॉरी यहां पे आपतित हुई है, अविलंब तल के लंबवत होता है, तो तल के लंबवत अविलंब बनाते हैं। देखो ये तल के लंबवत अविलंब है, तो ये लाइट रे ऐसे चली गई, मतलब जानी थी ऐसे और चली गई ऐसे, मतलब अपवर्तन कोण कौन सा है, ये वाला कोण है अपवर्तन कोण। R बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब आपतन कोण पता करो, अपवर्तन कोण से निकाले आपतन कोण। देखो ये 90 तो ये 90, ये 60 तो ये कितना आया 30, और तल पे लंब होता है तो 30, ये कितना 60, आपतन कोण कितना 60 डिग्री। तो देखो सवाल में क्या क्या दिया है वो लिख लो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल में दिया है आपतन कोण I बराबर, और ये I है या IC, ये IC है, चलो I लिख दो। I बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री, और R बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। μ1 हमको निकालना है, और μ2 हमको दिया हुआ है, और μ2 बराबर कितना है, μ2 बराबर √2। ये सवाल सॉल्व करना है। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, चाहे तो वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे बेसिक लगा लो, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगा लो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का भी नियम लगा लो। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये है, यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो हम पूर्णांतरिक क्रांतिक कोण निकालने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, चाहो तो ये लगा लो स्नेल का नियम जो बेसिक है। स्नेल का नियम ये कहता है कि μ2 इंटू साइन आई बराबर μ1 इंटू साइन आर। फॉर्मूले में वैल्यू लिखो, μ2 की वैल्यू √2 इंटू साइन 60 बराबर μ1 की वैल्यू निकालनी है, μ1 इंटू साइन कितना 90,
साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो μ1 बराबर √2 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। μ1 बराबर, सॉल्व कर लेना, √3/2 आ जाएगा। ये μ1 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस टाइप का एक बेसिक सा सवाल था, और ऐसे सवाल तुमसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का एक बेसिक सा लेक्चर था जिसमें हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ा।